बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकील। हमारा आज का टॉपिक, या देखिए हम आइस को तकरीबन बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। वैसे तो गाइडन में तो दो दो चैप्टर्स हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो बहुत डिटेल में है। फोटो केमिस्ट्री ऑफ विजन कल मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे एक और हेडिंग है और यह है जी फोटो केमिस्ट्री ऑफ कलर विजन बाय द कोन्स। चूंकि रॉड कोन के नाम से वाकिफ हैं, जो हमने खाली कल पढ़ा था वो सब कुछ था जस्ट रॉड्स के लिहाज से, और आज वही कुछ आप समझिए कि कोन्स के लिहाज से, लेकिन उसको मैंने बहुत मुख्तसर करके सिर्फ तारुफ कराना है। याद रखिए हमारी आंखों में तीन बेसिक या तीन प्राइमरी कलर्स की कोन्स है, और इसमें थोड़ा सा फर्क याद रखना है कि फिजिक्स के लिहाज से या ड्राइंग के लिहाज से प्राइमरी कलर तीन हैं, और वो हैं रेड, ब्लू और येलो। लेकिन इंसानों के रेफरेंस से, मैन के रेफरेंस से, हमारी आंखों के लिहाज से बेसिक कलर तीन हैं, और वो ब्लू, ग्रीन और रेड है, यानी येलो की जगह पे ग्रीन। और रीज़न ये है कि हमारी आंखों में, ह्यूमन की बात हो रही है, तीन तरह की कोन्स होती हैं, और ये तीनों कोन तीन डिफरेंट कलर्स की लाइट को परसीव करती हैं। याद रखिए जैसे ड्राइंग के लिहाज से आप तीन बेसिक कलर्स को मिला के, ये उस रेफरेंस से है कि अगर आप एक घूमने वाले पहिए के ऊपर तीन कलर्स के लाइट लगा दें, उसको घुमाएं, ये तीन बेसिक प्राइमरी कलर की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको वाइट नजर आएगी। बहरहाल यहाँ पे जिस चीज की तरफ हम आ रहे हैं, ये लफ्ज चेक कीजिएगा जी, फोटो ऑप्शन। ऑप्शंस की वो टाइप जो मौजूद है कोन्स के अंदर, तीन किस्म की कोन्स हैं, वो फोटो ऑप्शंस है। जहाँ पर फोटो ऑप्शन गलत था, यहाँ उसकी काफी फोटो ऑप्शन गलत हो गया। ये इसका थोड़ा सा फर्क है। स्कोटॉप्सन, स्कोटॉप्सन का नाम आ चुका हुआ जब हम रॉड्स को पढ़ रहे थे। अब आगे जी रेटिनल, आपको याद है वो जो नाम हमने सारे सारे पढ़ लिए हैं, वही वाले नाम यहाँ भी मौजूद हैं। अब सिर्फ ये है जी कि ब्लू सेंसिटिव पिगमेंट, ग्रीन सेंसिटिव पिगमेंट और रेड सेंसिटिव पिगमेंट, ये तीन मुख्तलिफ किस्म की उसकी टाइप्स हैं। कौन सी तीनों में ये स्पेसिफिक वो हैं पिगमेंट्स मौजूद हैं, और वो अपने स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट्स को चेक करते हैं। यहाँ जो एग्जांपल्स ने दी है चेक कीजिएगा। पीक absorbencies at live wavelength 445, 535, 570 nanometer respectively. ये तीन किस्म के यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करती है। ये भी आपके सामने ग्राफ आएगा, उस ग्राफ को भी आप देख सकेंगे। ये ग्राफ गालिबन अगले इस पे है पेज पे। लेट अस सी के ग्राफ हमें आ गया कि नहीं आ गया, ये तो कुछ और है जी। ग्राफ था यहाँ पे कहीं पे, ये वाला ये ग्राफ है जी, ये पूरी एब्जॉर्प्शन को शो कर रहा है। आप में से सिर्फ दो तीन लोग ही आए थे जब प्रैक्टिकल कराए थे फिजियोलॉजी वाले, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके लिहाज से बहुत से पॉइंट्स से डिस्कस किए थे, और वो प्रैक्टिकल एक्चुअल परफॉर्म करके बताया था कि एब्जॉर्प्शन को हम मुख्तलिफ वेवलेंथ पे कैसे चेक करते हैं। बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसको अगर वो फॉलो कर सकते हैं कि 400 से लेके ये तकरीबन 550 है, 4 से थोड़ा सा कम है, 550 से कुछ ज़्यादा तक ये ब्लू कोन जो है वो चेक करती हैं। लेकिन इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तकरीबन यहाँ पे करके है, इस जगह पे करके। ऐसे ही जो ग्रीन वाली कोन्स हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक वेवलेंथ को चेक करती हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इस जगह पे है, वेवलेंथ आप ये देख सकते हैं। और जो रेड वाली कोन्स है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर सकती हैं, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसकी इस जगह पे करके मौजूद होती है, ब्लू, ग्रीन, येलो और इसने चार की शो किया अपनी जगह पे। और नीचे ये वो वायलेट से लेकर रेड तक 7 कलर दिखाए गए हैं। ये तीनों कलर्स की जो कोन्स हैं वो तमाम जो 7 कलर्स हैं रेनबो के, उन सबको, ये जो आपके लिए जो मशहूर मारूफ सारे के सारे कलर्स हैं, उन सब को चेक कर सकती हैं, और हम कलर भी हैं बिल्कुल वैसे ही देखते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जनरल नॉलेज का है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं पे, कि कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में से ब्लू और ग्रीन, सॉरी ग्रीन और रेड जो ब्लाइंडनेस है वो सेक्स लिंक्ड है। रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड होती है, जबकि ब्लू ब्लाइंडनेस जो है वो ऑटोसोमल है। ये जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये पॉइंट गाइटन का नहीं है, ये पॉइंट गाइटन में मौजूद नहीं है। बहरहाल मैंने जो कुछ बताना था जी आइस के लिहाज से वो कंप्लीट हो गया। ये वो कलर बीन वाले चार्ट हैं, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, पढ़ सकते हैं कि नहीं, या आप बताएंगे क्या पढ़ा जा रहा है आपसे। कलर विजन चार्ट स्नेल चार्ट कहलाते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे नाम है 74 जी। 74 सर। और ये क्या पढ़ा जा रहा है 42 42। बहर इसका मतलब है जी आपकी आंखें ठीक हैं कलर बीन के लिहाज से। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो फीमेल में पॉजिटिव पॉइंट है मेल से। फीमेल में कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कम होते हैं मेल्स के मुकाबले में। किसी को याद रहा हो क्यों?
सारी की सारी जेनेटिक्स जो आप पढ़ चुके हैं हमें, क्लासिकल जेनेटिक्स। सर वो कलर ब्लाइंड तब हो सकती है जब वो मोजाइगोस रिसेसिव हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और वो हो नहीं सकती है चूंकि नहीं। उसकी रीज़न ये है, उसकी स्पेसिफिक रीजंस हैं। फीमेल के होने के चांसेस मेल के मुकाबले में 11 टाइम्स कम होते हैं, वो ये कैलकुलेशन में, क्योंकि और मेल में इसके होने के चांसेस ज़्यादा इसलिए होते हैं कि जस्ट मुझे फोन देखना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है जी वो ईयर है। और ज़ाहिर ईयर ज़ाते खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर से एक मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 2-3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहर मुझे चूँकि सारे का सारा ही पढ़ाना है, इसलिए मुझे तो हर चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा। ईयर मुकम्मल। और ये कान है जी बाहर से, आप अपने कान से खुद वाकिफ हैं, आपका कान बाहर किस तरह का होता है, इसको पिन्ना कहते हैं, और इसकी ख़ास शेप होती है। साइज वेरी करता है मुख्तलिफ लोगों में, लेकिन ये पिन्ना साइज के जहाँ भी मौजूद है, ये साउंड वेव्स को बाहर से फ्लैट करके अंदर की तरफ, इस सुराख की तरफ और इस कैनाल की तरफ ले जाते हैं, जो ऑडिटरी कैनाल कहलाती है। ये हम का मतलब है इंसान अपने कानों को उस तरह से मूव नहीं कर सकते जैसे डॉग कर सकता है, जैसे डंकी कर सकता है। आप सिर्फ वाकिफ हैं जानवरों से, आपने जानवरों को देखा होगा अपने कानों को। अगर एक कुत्ता लेटा हुआ हो, उसका मालिक उसे बुलाए आवाज दे, तो वो लेटे लेटे जिधर से आवाज आ रही हो अपने कान उधर को मोड़ लेता है, ताकि आवाज ज्यादा प्रॉपर, उस तरफ से आने वाली आवाज ज्यादा सुनाई दे सके। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे कानों के मसल वेस्टिजियल्स। इस यहाँ तक ये बाउंड्री है दरमियान में, इससे जो बाहर है ये वाला, ये और ये जो नाली है यहाँ तक, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर। मैमल्स में प्रोमिनेंट एक्सटर्नल ईयर है, बर्ड्स में यूं का पिन्ना नहीं होता, यहाँ पे फीदर्स होते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि आपको ना सिर्फ मैमल्स बल्कि बाकी जानदारों के कान के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वैसे आपने ये पढ़े हुए हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपके सेमेस्टर 4 में भी फिजियोलॉजी में कुछ चीज़ें शामिल थी, सेंसेस सारी की सारी। यहाँ से अब ये बाउंड्री है आउटर ईयर और मिडल ईयर की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिडल ईयर है। इसमें एक कैविटी है, इस कैविटी के अंदर ये स्पेशल 3 बोन्स दिखाई गई हैं। यहाँ कुछ मसल्स भी हैं जो नहीं दिखाए गए हुए, आगे जिक्र होगा उनका, जो कि ज़ाहिर बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने के अमल के लिहाज से। उसके बाद आखिरी हिस्सा, ये 2 पार्ट हैं, एक ये घोंगा बना हुआ है, स्नेल लाइक चीज़ नज़र आ रही है, और एक ये कुछ कैनाल्स नज़र आ रही हैं। आपने ये सारे के सारे नाम किसी को याद रहा हो सेमेस्टर 1 से, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 2 में, बल्कि 1 में भी था, 2 में भी है, दोनों में होना चाहिए था इसको, 1 के क्लेडोग्राम के अंदर था। किसी को याद रहा हो कि इनकी क्या अहमियत है वर्टिब्रेट के हवाले से? डू यू रिमेंबर समथिंग अबाउट ये क्या कहलाती हैं, पूरा नाम, और इनकी क्या अहमियत है वर्टिब्रेट्स में? एनीवन हु रिमेंबर्स? सेमी सर्कुलर कैनाल्स जी बिल्कुल, इनका नाम और है ये सेमी। बैलेंस को मेंटेन करती हैं और इक्विलिब्रियम। जी आपने इसके फंक्शन बता दिए, फंक्शन नाम भी ठीक है और फंक्शन भी ठीक है, जहां तक आपने कहा वो तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरा सवाल, इससे अगला सवाल है कि इसका एवोल्यूशन से क्या ताल्लुक है, या वर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन से क्या ताल्लुक है? ये पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, लेकिन चूंकि जस्ट पढ़ा हुआ है उसको याद रखा नहीं हुआ है। कैनाल 2 है या 3? चूंकि जो लोएस्ट वर्टिब्रेट है, आपके ख्याल में कौन है जो लोएस्ट वर्टिब्रेट, मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट नोन जो है इस वक्त जो जिंदा भी है, कौन है? हैगफिश, उसके बाद लैम्प्रे, और फिर उसके बाद बाकी फिशेज, और फिर शुरू में 2 होती थी और बाद में ये 3 हुई। पहले इसके ये चूंकि टॉपिक जब ड्रिल में आएगा फिर देखेंगे, अब इसमें मैं तीनों का तारुफ कराया है। अब इनके, इसको कोक्लिया कहते हैं जिसकी शक्ल घोंघे जैसी है, ये नाम आयशा ने बता दिया है। यहाँ पे 2 लफ्ज हैं जी, ओवल विंडो, राउंड विंडो, ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जब हम हियरिंग पे पहुंचेंगे। बहरहाल कान का तारुफ यहाँ पे हो चुका हुआ, और ये इसने आगे नर्व दिखाई हुई है, कोक्लियर नर्व, जो कि हमारे सुनने से ताल्लुक है, और ये कहाँ से पैगाम लेके जा रही है। यहाँ जो चीज़ें शो की हुई हैं इसने, चंद अहम लफ्ज, ये भी हीरिंग के साथ ताल्लुक है इन सब का, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होगा ये वाला। पहले ये डायग्राम आपके सामने आ गई, कान के हवाले से कान का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस हो गया। अब देखिए है, मैं वापस को लेके जा रहा हूँ पर कान को हम शुरू कहाँ से करें? रिटर्न रीडिंग्स, जी बिल्कुल। इसने पहला हिस्सा जहां से शुरू किया है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम, कान का पर्दा कहते हैं। कान का पर्दा, ईयर ड्रम, कान के अंदर तकरीबन
1 से 1.5 इंच के फासले पे कान का पर्दा लोकेट करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने के लिहाज से। आपने ढोल देखा होगा, और अपने थोड़ी बहुत फिक्स भी पड़ी हुई है ढोल। और जी, आप लोगों ने चाहे ढोल तो देखा नहीं देखा, मुझे याद आया कि आप लोगों ने ढोल की जरूर देखी होगी। फीमेल्स कहीं पे शादी हो रही है तो वहां पर ढोल की बज रही होती है। आती है बजाने किसी को ढोलकी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन? नो। सर जी ये बजानी तो नहीं आती। बजती हुई देखी है कि नहीं देखी है? जी सर बजती देखी है। चले नोट कीजिए, उसके ऊपर ढोल और ढोलकी दोनों के ऊपर जो चीज़ लगी होती है वो एनिमल की स्किन होती है, खाल होती है। उसको जब दबाते हैं, प्रेस करते हैं किसी खास तरीके से, तो वो वाइब्रेट करती है, जिससे आवाज़ पैदा होती है। याद रखिए कि जैसे आवाज़ पैदा होती है, आवाज़ सुनी भी वैसे जाती है। जो कान का पर्दा है ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ये भी वाइब्रेट करता है जब आवाज़ टकराती है। इसकी वाइब्रेशन आगे बोन के जरिए कान के अंदरूनी सतह मुंतकिल होती हैं और फिर आवाज़ों को सुना जाता है। बहरहाल ये था जी ईयर ड्रम का तारुफ। ईयर ड्रम बहुत नाजुक भी है, इसका एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। जो बैरूनी नाली है कान की, उसकी सफाई, मुनासिब हद तक सफाई, ये नहीं कि उसको छीलना शुरू कर दें और डैमेज ना कर दें उसको। बहरहाल ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चूंकि इसने शुरू ही यहाँ से किया जी ईयर ड्रम से। ईयर ड्रम से आगे जो दरमियानी कान है, उसके अंदर 3 बोन्स होती हैं। यहाँ पे नाम चेक कीजिएगा। एक नाम मुझे नजर आ रहा है, बाकी है कि नहीं है, चलें बहरहाल ये जी ऊपर है, बाकी 2 दिए हैं। ये है जी मैलियस, इंकस और स्टेप्स। ये 3 नेम्स हैं। यहाँ पे मैलियस नजर आ गई है मुझे, ये इंकस, ये है जी इंकस और स्टेप्स। ये 3 नेम्स आप ने पढ़े हुए हैं। ये साइंटिफिक नेम है। इनके जो मशहूर क्लासिकल पुराने नाम है वो हैं जी हैम्बर और एनवस और स्टेरप। ये इनके लोकल नेम है, बहर इंग्लिश नेम। अभी हम इनको लेके चलेंगे आगे, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी इनकी, अभी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। इसके आगे कान का जो आखिरी हिस्सा है, जिसको कोक्लिया कहते हैं, कोक्लिया और सेमिफिकनास, ये इसने यहाँ बयान नहीं किया, वो आगे जाके कहीं पे आएगा। यहाँ पे आ जाएगा। और मेरे ख्याल में बजाय इसके मैं यहाँ से इसको स्पेंड कर ले, यहाँ पे एक मसल का नाम मुझे नजर आ गया जी, ये चेक कर लीजिएगा। टेंसर टिम्पेराई मसल्स। ये मसल्स हैं जो इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान के पर्दे को खींच के रखते हैं और सुनने के लिहाज से खास काबिल है। इसके अलावा एक और तरह के मसल भी होते हैं जो उसने चूंकि यहाँ मेंशन नहीं किया, वो जहाँ पे आएगा जिक्र उनका, उनका ताल्लुक है धमाके से। अगर कान के करीब या कहीं पे बहुत जोर का धमाका हो तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है इन बोन्स के साथ और कान के पर्दे के साथ। जी ये वापस हम आ गए हैं, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ से जो आवाज़ें हैं, जब आवाज़ आएगी इसको वाइब्रेट करेगी। ये टच कर रही है इस बोन के साथ। मैंने बोन का भी इस्तेमाल किया, ईयर ऑसिकल्स। आप इस नाम से वाकिफ हैं, आपने पढ़े हुए लफ्ज़ ईयर ऑसिकल्स 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मैलियस, ये मैलिस कहलाती है। इसको इंग्लिश में हैमर लाइक है, ये हैमर जैसी है। ये जाके टकरा रही है इस वाली बोन से, इंकस साइंटिफिक नेम है। एनवस इसका इंग्लिश नेम है। आहरन, अगर आपने किसी मोची को जूते मरम्मत करते देखा है, उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर रख के वो जूतों को उसमें कील वगैरह ठोकते होते हैं, उसको इंकस या वो आहरन है। उन दोनों ये 2 हो गए। और तीसरी बोन, ये इसकी शेप देखिए। आजकल सिस्टम खत्म हो गया, रवाज खत्म हो गया। आपने किसी बंदे को घोड़े पे सवारी करते देखो, बाकायदा प्रॉपर, ये देखा किसी ने? जवाब नहीं आ रहा। उसको उर्दू में रुकाब कहते हैं। रुकाब, इसके अंदर पाँव फंसा के तो फिर घोड़े के ऊपर ये बंधा होता है, उसके साथ घोड़े के साथ, और उसमें पाँव फंसा के बंदा आराम से घोड़े पे बैठ सकते हैं। पहले ये 3 बोन्स, इन बोन्स का बेसिक फंक्शन उस साउंड को जो यहाँ पे आई है उसकी वाइब्रेशन को ज्यादा करते हुए यहाँ तक लेके जाना है। मैंने ज्यादा करने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब लोगों ने फिजिक्स में करंट के हवाले से एम्पलीफिकेशन का नाम सुना होगा। ये बिल्कुल वही काम कर रही हैं, लेकिन ये फिजिकली वो काम कर रही हैं, एम्पलीफाई, वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करते हुए यहाँ तक ले जाती हैं। अब यहाँ जो मसल्स के नेम आए थे वो मसल यहाँ पे होते हैं जो इस कान के पर्दे के खिंचाव या ढीले होने को कंट्रोल करते हैं। और एक मसल ऐसा है जो इस बोन को कान से दूर कर सकता है, थोड़ा सा दूर कर सकता है। वो कब करता है? अगर कान के करीब धमाका हो जाए तो कान को बचाने के लिए इस बोन को कान के पर्दे से दूर कर दिया जाता है,
रिजल्ट ये निकलता है बंदा 1-2 दिन के लिए सुनने की सलाहियत से महरूम हो जाता है, यानी उसकी सुनने की सलाहियत आर्जी तौर पर धमाके के बाद गायब हो जाती है। और एक और पॉइंट है, ये जनरल नॉलेज का पॉइंट है। यहाँ पे आपको नाली नजर आ रही है, क्या आप इस नाली से वाकिफ हैं पहले से? ये क्या है, किस पे शो कर रही है? यूस्टेशियन ट्यूब। जी, अब 2 लोगों ने जवाब दिया है जी, या जवाब देने की कोशिश की है। बहरहाल इसमें के जो नाम है, इसके नाम के तलफ़ुज़ में गड़बड़ है कुछ। गड़बड़ ये है कि दुनिया में इंग्लिश बहुत से लहज़ों में बोली जाती है। असली इंग्लिश तो वो है जो बरतानिया के लोग बोलते हैं, असली इंग्लिश उनकी है। इस वक़्त जिसकी लाठी उसकी भैंस के मुताबिक दुनिया पे अमेरिका का कब्ज़ा है बज़ाहिर, और उनकी जो ज़ुबान है वो अमेरिकन इंग्लिश है। उसकी स्पेलिंग और लहजा का मुख्तलिफ है। ऐसे ही फ्रेंच लहजे में और भी इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में जो इंग्लिश हम लोग बोलते हैं वो काठी इंग्लिश या माठी इंग्लिश कहलाती है। हम इंग्लिश को भी वैसे बोलते हैं जैसे हम उर्दू या हिंदी को बोलते हैं। पाकिस्तान इंडिया दोनों में हमारा लहजा तकरीबन एक जैसा ही है। यहाँ पे जो लोग जितने भी लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं, बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश को उसके प्रॉपर लहजे में बोलते हैं। बहरहाल जो यहाँ पे हमारा ये वाला जो है पॉइंट, ये वाला कि ये जो नाली है इसके तलफ़ुज़ चूँकि एक ज़्यादा है, यूस्टेकियन ट्यूब, अस्टेशियन ट्यूब, मुख्तलिफ लोगों ने इसको मुख्तलिफ तरीके से प्रोनाउंस किया हुआ है। आप नेट से चेक कर लीजिए कि किस लहजे में क्या इसको कहते हैं। ये बहुत ख़ास अहमियत की हामिल है। इसकी एक अहमियत ये है कि एक्चुअली ये एक गिल स्लिट थी जो मॉडिफाई होकर ट्यूब बन गई है और मिडल ईयर कैविटी को गले के साथ, गले की कैविटी से मिला रही है। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। किसी को फ़ायदा मालूम हो इसका कोई? जी, किसी को मालूम हो उसका कोई फ़ायदा है आपके ख़्याल में? कोई जवाब नहीं आ रहा जी। चलिए सुन लीजिए। ये बिल्कुल बारीक है अंदर से और तकरीबन तकरीबन बंद होती है, लेकिन जब प्रेशर ज़्यादा कम हो जाए तो फिर ये थोड़ी-सी खुलती है और एयर इधर आ सकती है या एयर यहाँ से जा सकती है। इसलिए जरासीम भी आ जा सकते हैं। गला ख़राब हो तो जरासीम ट्रैवल करके कान में आके कान को ख़राब करते हैं। जिन लोगों को नज़र ज़्यादा रहता है, उनके कान के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से। सेकंड, जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब एक इंसान या तो हवाई जहाज़ में बैठे, ऐसे जहाज़ में जो कि आप फ़र्ज़ करें सऊदी अरब जा रहे हैं, हज करने, उम्रा करने, लॉन्ग फ्लाइट पे, बड़े जहाज़ पे जो ज़्यादा ऊंचाई पे प्रवास करते हैं, जो बड़े वाले जहाज़ लॉन्ग फासले वाले होते हैं, वो 9 से 10 किलोमीटर की हाइट पे प्रवास कर रहे होते हैं। और या अगर आप किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पे चढ़े हैं तो आपको जिस वक्त आप ज़मीन से टेक ऑफ करते हैं जहाज़ में, और जहाज़ थोड़ी देर में बहुत ऊपर चला जाता है, ज़मीन के ऊपर कान के इस पर्दे के दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होता है। जैसे ही आप बहुत तेज़ी के साथ, चूँकि जहाज़ जब वो फ्लाइट करता है, तो थोड़ी देर में वो टॉप पे पहुँच जाता है, 9 किलोमीटर पे चढ़ जाता है। वहाँ पे प्रेशर का डिफ़रेंस जो है बड़ा वाज़ेह नज़र आता है और जो सेंसिटिव लोग हैं, फ़ौरन महसूस कर लेते हैं कि उनके कानों में कुछ अजीब-सी चीज़ हो रही है और वो वजह ये है कि बाहर का प्रेशर कम हो चुका था, अंदर का ज़्यादा। लेकिन कुछ देर में वो बैलेंस हम कर लेते हैं और उसका बैलेंस का आसान तरीका होता है कि आप एम्प्टी स्वेलविंग करें या चिंगम चबाएं। वैसे चिंगम नुकसानदेह है, खाली एम्प्टी स्वेलविंग से ये प्रेशर इक्वल हो जाता है। उसके बाद जब फ्लाइट नीचे आती है, वापस बंदा ज़मीन पे आता है, तो एक बार फिर वही प्रोसेस हो जाएगा कि प्रेशर जो बाहर पहले कम था वो फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर बैलेंस करने के लिए वो एम्प्टी स्वेलिंग करनी पड़ेगी ताकि बैलेंस इक्वल हो जाए। ये एक इन्फेक्शन है जी और दूसरा बैलेंसिंग के साथ ताल्लुक था और प्रेशर की इक्विवेलेंस का ताल्लुक था। ये सब कुछ मैंने इसके साथ एक्सप्लेन कर दिया इस ट्यूब के हवाले से। हमारे 2 अहम पॉइंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा, ये 2 हिस्से हैं। ये 2 हिस्से 2 सेपरेट क्वेश्चन हैं और टाइम है सिर्फ 5 मिनट ज़्यादा कि आज ये तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि इनको दोनों को मैंने 2 सेपरेट क्वेश्चन की शक्ल में एक्सप्लेन करना है। ख़ासतौर पर जो सुनने वाला अमल है वो ज़्यादा है, चूँकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन जो बैलेंसिंग वाला है, ये भी ख़ासियत का अमल है। इसकी डिटेल्स आगे इसी चैप्टर में आएँगी। आप यूँ समझिए कि बेसिक स्ट्रक्चर, सिर्फ मैं इसका स्ट्रक्चर दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं और ये कुछ फूले हुए हिस्से हैं एम्प्यूला के नाम से, सैक्युलस एम्प्यूला, और ये 3 कैनाल्स हैं। जो ये खाली कैनाल्स हैं, ये रोटेशनल मूवमेंट को महसूस करती हैं और जो बाकी पोर्शन है वो स्ट्रेट, जब आप स्टैटिक कंडीशन में हैं या मूव करते हैं सीधा, ये उसको महसूस करते हैं। जबकि जो ये वाला है, ये सुनने के अमल को कंट्रोल करता है। ये जो 2 खिड़कियाँ हैं, ओवल विंडो और राउंड विंडो जिनके नाम मुझे दिए गए हैं, जो ये पहले वाली विंडो है, जब यहाँ से मैसेज आता है आवाज़ की वाइब्रेशन, ये हड्डियों के ज़रिए यहाँ ट्रांसफ़र होती हैं और इसमें लहरें पैदा होती हैं।
ये लहरें इसके अंदर एंटर हो जाएंगी और ये हमारा सेपरेट क्वेश्चन है। यहाँ से जो लहरें घूम के वापस आती हैं तो यहाँ से डिसिपेट हो जाती हैं उसी मिडल कैविटी के अंदर। पहले ये सुनने का अमल और बैलेंस का अमल, ये हमारे दो फुल फ्लेज क्वेश्चन होंगे आगे, क्योंकि इसको मुझे ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करना होगा। बेसिक्स स्ट्रक्चर के लिहाज से जो बेसिक्स हैं जो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें। जी अटेंडेंस लग जाती है जी, भी एक 2 मिनट। क्वेश्चन कोई नहीं जी, किसी का इसका मतलब है? जी रोल नंबर क्या था जी आपका? 853। 53। जी आपकी अटेंडेंस लगा दी है जी। ये कोक्लिया, इसके अंदर ये ऑर्गन ऑफ कोर्ट है, ये मशहूर जो बहुत बार बार रिपीट हो रहे हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं। और ये अच्छा ये तस्वीर है, ये तस्वीर वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके रेफरेंस से, ये किसी और एंगल पे है, इसने सिर्फ एक खास जगह से कोक्लिया को काट के दिखाया हुआ है। कोक्लिया, ये भी कोक्लिया की बहुत सिंप्लीफाइड तस्वीर है जिसको स्ट्रेट करके दिखाया गया हुआ है। लेकिन गाइटन की जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ और बुक्स की डिस्क्रिप्शन के साथ प्रॉपर मैच नहीं करती है, उसमें कुछ चीज़ों में डिफरेंसेस हैं, कुछ नामों में फ़र्क है। नामों में फ़र्क ये है असल में कि ज़माने कदीम से, यानी जब से ये शुरू हुआ था, ज़्यादा लेटर नेम्स यूज़ हो रहे थे। अब जो न्यू ट्रेंड आया है उसमें लेटर नेम्स को कम करते जा रहे हैं जी। ये ऑर्गन ऑफ कोर्ट है जी, जिसके ऊपर स्पेसिफिक नोट कई बार आया हुआ है, शॉर्ट नोट की शक्ल में, शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में। ये उसकी डिटेल्स वगैरह आ रही हैं सारी की सारी। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जी लॉन्ग क्वेश्चन एज राइट नॉट ऑन ह्यूमन ईयर, ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार आया हुआ है। और उसके अलावा जो ये कोक्लिया और ऑर्गन ऑफ कोर्ट आई, ये बहुत बार रिपीट होने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस ज़ाहिर है कि कान का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने करवा दिया, लेकिन सिर्फ जो जो बैलेंस वाला पोर्शन है और जो सुनने वाला है उसकी डिटेल सेपरेट डिटेल से डिस्कस होगी। वो भी टाइम खत्म हो रहा है जी, 1 मिनट रह गया मेरे ख्याल में, 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया। कभी अपनी का सराहना छुपा रही कंबल छोड़ भी चला रहा नहीं चला मुझे सच्ची अपने सराहने के बाद नहीं होती थी। मैं ऐसे मैं आज के साथ ही डिजाइन भी ले लेना ऊपर, नहीं करती लगेगी। लेटे वैसे लग भी जाता वापस जाए थोड़े से चला तो फिर वापस आए तो सब पहले सामने साथ पर फोन चल जाए टोपी पहनी हो कर लिया अच्छी बात है, पापा भी क्या करते हैं। उसका देखा नहीं था, हमारे थे गाँव खेत ही खेत थे। तो बड़ी धुंध ठंडा लगता जिस दिन हम गए थे देखा बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने बाल को ऑन करके सो जाते हैं या भूल जाते हैं, और 4 काम जिनमें शफक जावेद भी शामिल है। वाला तो बेचारा थक गया था। शफक जावेद